कभी सोचा है हमारे देश में पढ़ाई का असली मतलब क्या रह गया है? कितनी बार बच्चे स्कूल जाते हुए खुशी से जा रहे हैं और कितनी बार प्रेशर या डर से जा रहे हैं। एग्जाम्स का डर और फिर उन्हीं एग्जाम्स के अंदर नंबर लेके आने का प्रेशर, पेरेंट्स की आशाएं और एक इनविजिबल कंपटीशन का बोझ। इंडिया जैसी कंट्री जहां एजुकेशन को फ्यूचर का फाउंडेशन बोला जाता है, वहां सिस्टम इतना मैकेनिकल कैसे बन गया? ये सवाल हर पेरेंट, हर टीचर और हर स्टूडेंट के दिल में कहीं ना कहीं है, पर जवाब सबको मालूम होते हुए भी कोई बोलता नहीं। हम सब ने सुना है पढ़ाई लिखाई ही जीवन बदलती है, लेकिन जब पढ़ाई सिर्फ रट्टा बन जाए, जब नॉलेज सिर्फ नंबर्स में घुस जाए, तब सिस्टम इंसान को समझने से पहले मशीन बना देता है। और यही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें 140 करोड़ लोगों का भविष्य लिखा जा रहा है, लेकिन कलम किसी और के हाथ में है। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है। करोड़ों बच्चे हर सुबह यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं, पर इस यूनिफॉर्म के पीछे एक साइलेंट स्ट्रगल छिपी है। यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से इंडिया का लिटरेसी रेट 2024 तक लगभग 80.9% के आसपास पहुंच गया है। ये नंबर देखकर लगता है हमने बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो हर 100 में से 20 लोग अब भी बेसिक रीडिंग और राइटिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, और जो लिख और पढ़ सकते हैं उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा कंसेप्चुअल समझ तक नहीं पहुंचा है। हर साल गवर्नमेंट अपने जीडीपी का सिर्फ 3% के आसपास एजुकेशन पर खर्चा करती है। कंपेयर करें अगर डेवलप्ड कंट्रीज से, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे और यूएसए, वहां अपनी जीडीपी का 5 से 7% एजुकेशन पर इन्वेस्ट होता है। फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, फर्क सोच का भी है। वहाँ एजुकेशन एक सिस्टम नहीं, एक फिलोसफी है, और यहाँ अभी भी एक सिलेबस है। हमारे स्कूल्स में सिलेबस बढ़ता जा रहा है, लेकिन समझ कम हो रही है। टेक्स्ट बुक्स मॉडर्न बनती जा रही हैं, लेकिन टीचिंग मेथड्स अब भी अंग्रेजों के ज़माने के हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम से जो एग्जाम बेस्ड रोट फोकस स्ट्रक्चर बना था, वो अब तक जिंदा है। एक बच्चा अगर लाइन बाय लाइन आंसर याद करके लिख दे तो ब्राइट स्टूडेंट कहलाता है, और अगर कोई बच्चा सवाल करे, आर्गुमेंट करे, अपने थॉट से लिखे, तो ओवर स्मार्ट या डिस्ट्रैक्टिंग बोल दिया जाता है। यही कंडीशनिंग, यही मेंटल ब्लॉक हम सब के सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है। और मैं इतनी उम्मीद तो जरूर रख सकता हूं कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ASER 2023 की रिपोर्ट, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से रूरल इंडिया में 3rd क्लास के 43% बच्चे अपनी 2nd क्लास के लेवल की रीडिंग फ्लुएंटली नहीं कर पाते। मतलब स्कूल में 3 साल पढ़ने के बाद भी एक बड़ा हिस्सा बेसिक कंप्रीहेंशन तक नहीं पहुंचता। लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोल नंबर नेक्स्ट क्लास में चला जाता है, नंबर मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, और एजुकेशन सिस्टम खुश हो जाता है। पर उस बच्चे के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, एक डिफीट पैदा हो जाती है कि मुझसे नहीं होगा। रट्टा मार पढ़ाई यानी रोट लर्निंग सिर्फ एक एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। रिसर्च के हिसाब से रोट लर्निंग सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी पर काम करती है। जब एक चैप्टर याद करते हैं तो एग्जाम में लिख देते हैं, नंबर मिल जाते हैं, पर एक हफ्ते बाद सब गायब हो जाता है। ब्रेन सिर्फ रेपिटेशन मेमोरी पर फंक्शन करता रहता है, कंप्रीहेंशन पर रिजल्ट नहीं दे पाता। क्रिएटिविटी मर जाती है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, और लर्निंग एक पनिशमेंट बन जाती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जब बच्चों को सिर्फ नंबर और रैंकिंग के हिसाब से रिवॉर्ड किया जाता है, तो उनके अंदर से सीखने की जो इच्छा है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। बच्चा सीखता नहीं, बच्चा परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करते करते वो अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाता है। एक और शॉकिंग बात, वर्ल्ड बैंक के लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज के 53% बच्चे 10 साल की एज तक बेसिक रीडिंग कंप्रीहेंशन अचीव नहीं कर पाते। इंडिया में ये गैप क्लियर है। एनरोलमेंट्स हाई हैं, पर लर्निंग आउटकम्स वीक, यानी हम स्कूल जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। अब सवाल उठता है, क्यों? क्या हमारे टीचर्स खराब हैं? नहीं, बहुत सारे टीचर्स पैसिनेट हैं। प्रॉब्लम्स है हमारे सिस्टम में। सिस्टम उन्हें टाइम नहीं देता इनोवेट करने का, उन्हें फ्रीडम नहीं देता अपने स्टाइल में पढ़ाने का। सिलेबस इतना ओवरलोडेड है कि एक टीचर को हर दिन एक पोर्शन कंप्लीट करना पड़ता है, चाहे स्टूडेंट्स को समझ में आए या ना आए। उनका अप्रेजल एग्जाम रिजल्ट पर होता है, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं। एक टीचर ने कहा था, मैं हर साल वही चैप्टर वही एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हूँ, पर मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं क्या बदल रहा हूँ। और जब टीचर्स थक जाते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। फिर कोचिंग सेंटर्स आते हैं जो बच्चों के दिमाग को और मैकेनिकल बना देते हैं।
2024 तक इंडिया की कोचिंग मार्केट 58,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। यानी एजुकेशन से ज़्यादा पैसा एग्ज़ाम क्रैकिंग में लग रहा है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहर कोचिंग हब्स बन गए हैं। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं, पर सबको सक्सेस नहीं मिलती, और जिनको नहीं मिलती उनमें से कई सारे बच्चे मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजरते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक कि उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और कई बच्चे सुसाइड कर भी लेते हैं। क्या ये सिस्टम बच्चों को एजुकेट कर रहा है या फिर उन्हें एग्जॉस्ट कर रहा है? कई बार तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक बना रही है। पेरेंट्स खुद प्रेशर में हैं, उन्हें लगता है नंबर ही सक्सेस है, डिग्री ही आइडेंटिटी है। स्कूल के लिए स्टूडेंट सिर्फ एक नंबर है, कोचिंग के लिए एक सीट और सोसाइटी के लिए सिर्फ एक कंपैरिजन। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने ये ट्रैप समझ लिया। फिनलैंड का मॉडल देखो, वहाँ 10th क्लास तक कोई नेशनल एग्जाम ही नहीं होता, होमवर्क बहुत कम मिलता है और सिलेबस फ्लेक्सिबल है। टीचर्स को फ्रीडम दी गई है कि वो अपनी क्लास में अपनी क्लास के लेवल के हिसाब से ही पढ़ाएं। उनके सिस्टम का फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। रिजल्ट मिलता है, फिनलैंड कंसिस्टेंसी टॉप रैंक करता है ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स में। वहाँ टीचिंग एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। इंडिया में अब भी अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई टीचर बन जाता है, ये वाली सोच चल रही है। वहाँ एक टीचर मास्टर्स डिग्री के बिना एलिजिबल ही नहीं है। यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अनइवन है। कुछ स्कूल्स में हाईली ट्रेन स्टाफ है तो कहीं पर बेयरली ट्रेन स्टाफ है, और जब फाउंडेशन ही वीक हो तो बिल्डिंग कितनी सुंदर क्यों ना हो, टिकते ही नहीं। अब ज़रा ये भी सोचो, एक बच्चा जो 12 साल रोट लर्निंग में गुजारता है, फिर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिस्टम में घुस जाता है जहाँ क्रिएटिविटी से ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, उसके माइंड के साथ क्या होता होगा? वो सोचता नहीं, वो रिएक्ट करता है। वो पूछता नहीं, वो लिखता है। और जब लाइफ के रियल प्रॉब्लम सामने आते हैं तो उसके पास सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसने कभी सोचना सीखा ही नहीं। ये सिस्टम सिर्फ एक जनरेशन को नहीं, पूरी सोसाइटी को मैकेनिकल बना रहा है। हम अपने बच्चों को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सिखा नहीं रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखा रहे हैं। इसलिए इंडिया में टैलेंट बहुत है, पर इनोवेशन इंडेक्स में हम अब भी काफ़ी पीछे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 40 के आसपास है। बेटर हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल के हिसाब से अभी काफ़ी दूरी तय करनी बाकी है। हमारे पास यूथ सबसे ज़्यादा है, आइडियाज़ भी हैं, पर एजुकेशन के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो सिस्टम कभी बना ही नहीं। और ये माइंडसेट रोट लर्निंग और फियर बेस्ड एजुकेशन कभी नहीं दे सकता। अब सवाल ये नहीं कि सिस्टम गलत है, सवाल ये है कि हमने सिस्टम को बदलने की कोशिश कब की है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बहुत बोल्ड आइडियाज़ दिए, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, अर्ली चाइल्डहुड फोकस, वोकेशनल इंटीग्रेशन, मदर लैंग्वेज एजुकेशन, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है। पॉलिसीज़ लिखना इजी है, लेकिन एक टीचर को एम्पावर करना डिफ़िकल्ट, एक पेरेंट को समझाना उससे भी अधिक डिफ़िकल्ट। और जब तक पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आएगा कि नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंडसेट, तब तक चेंज पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा तभी सीखेगा जब उसको सीखने में मज़ा आएगा, जब स्कूल्स एक प्रेशर कुकर नहीं बनेंगे, एक क्यूरियोसिटी लैब बनेंगे। कोचिंग सेंटर्स ने एजुकेशन को एक रेस बना दिया। पहले स्कूल में नंबर्स मिलते थे, अब रैंक्स मिलते हैं, और हर रैंक के पीछे एक बच्चा और टूट जाता है। 16, 17, 18 साल के बच्चे अपनी लाइफ के सबसे बढ़िया टाइम में हैं, लेकिन वो इस टाइम को डिप्रेशन और गिल्ट में गुजार रहे हैं। सोचो हम किस सिस्टम में अपने फ्यूचर को डाल रहे हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें से सिर्फ टॉपर्स निकलते हैं, पर अंदर से इमोशनलेस मशीन बन जाते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें तो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। टीचर सोचते हैं ये बैच मेरा टॉपर्स का बैच होना चाहिए, मुझे भी नाम कमाना है। और इस बीच में बच्चा सोचता है मैं अगर फेल हुआ तो मेरा कोई मतलब नहीं। ये थॉट्स सबसे खतरनाक हैं। जब एक स्टूडेंट अपनी वैल्यू नंबर से मेज़र करने लगता है, उस वक्त सिस्टम फेल हो जाता है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग, म्यूज़िक या स्पोर्ट्स में होता है, तब पेरेंट्स कहते हैं ये सब टाइम वेस्ट है, लेकिन यही स्किल्स फ्यूचर के वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल होंगी। एक फैक्ट बताता हूँ जो शर्म से डूबने लायक है। एक टेस्ट होता है PISA यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इस टेस्ट में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेज़र किया जाता है। इंडिया ने भी एक बार हिस्सा लिया था, तब 74 देशों में हमारी रैंक 73 आई थी, और ये बात 2009 की है। तब के बाद हमने इसमें कभी हिस्सा ही नहीं लिया।
यानी प्रॉब्लम इतनी गहरी है कि हमने ग्लोबल कंपैरिजन से ही मुंह मोड़ लिया। हम ग्रेजुएट तक हो जाते हैं लेकिन कोई स्किल हमें नहीं आती, मतलब बस रट्टा लगाना आता है। जो कंपनी जॉब देती है वो कहती है कि इन फ्रेशर्स को हमें फिर से सब कुछ सिखाना पड़ रहा है। यानी 15 साल स्कूल के और 3 साल कॉलेज के बाद भी सिस्टम एक कैपेबल प्रोफेशनल नहीं बना पा रहा। हर साल नए स्लोगन्स लॉन्च होते हैं, स्किल इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही पुरानी है। एक बच्चा जिसे क्रिएटिव बनना चाहिए उसे मेमोरी कार्ड बना रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब डिग्रीज की वैल्यू 0 होगी। एआई और ऑटोमेशन के टाइम में जॉब्स उन्हीं के पास होंगी जो क्रिएटिव हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं। हमारे बच्चे सिर्फ सिलेबस पास कर रहे हैं और लाइफ को फेल कर रहे हैं। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री हमसे आगे है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा ज़्यादा है, बल्कि इसलिए आगे है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को फियर फ्री बनाया है। वहाँ फेलियर एक फीडबैक है, यहाँ एक शर्म। वहाँ एग्ज़ाम एक प्रोसेस है, यहाँ एग्ज़ाम एक जजमेंट है। वहाँ टीचर और स्टूडेंट पार्टनर हैं, यहाँ दोनों प्रिजनर हैं। आज भी भारत के बहुत से स्कूल्स में प्रैक्टिकल पर कोई जोर नहीं है। बच्चों को 15 दिन में एक बार केमिस्ट्री लैब में ले जाया जाता है और वहाँ एक्सपेरिमेंट्स वाले दिन ये कहा जाता है किसी चीज़ को छेड़ना मत। कंप्यूटर क्लास में भी थ्योरी पर काम किया जाता है। इनसे कोई पूछने वाला हो कि लाइफ में कभी भी स्कूल के बाहर किसी ने कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी है? आज भी रूरल इंडिया में बहुत से प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 10th के बाद कॉमर्स है ही नहीं। हमारे स्कूल के 12th के स्टूडेंट्स को आप एक दिन बैंक ले जाकर कोई भी फॉर्म फिलअप करवा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने प्रैक्टिकल हैं। स्कूलों को बस रिजल्ट से मतलब है, बच्चों ने सीखा कितना इस बात से नहीं। टीचर्स को फ्री हैंड नहीं दिया जाता क्योंकि उन पर मैनेजमेंट का प्रेशर है। मैनेजमेंट पर स्कूल से टॉपर्स निकाल कर अगले साल ज़्यादा एडमिशन लेने का प्रेशर है। इन सब के बीच जो पास आउट हुए उनको छोड़ दिया दुनिया में रट्टा सिस्टम से पढ़ाकर कुछ क्रिएटिव करने के लिए। आज इकोनॉमी में प्रॉब्लम सॉल्वर की नीड है, न कि डिग्री की। स्कूलों में फीस हर साल बढ़ेगी और सवाल के बदले एक ही जवाब कि महंगाई भी तो बढ़ रही है। कोई ये पूछने वाला नहीं कि जितनी आप फीस ले रहे हो उतना बच्चे को सिखाया क्या है। बच्चा बस पास हुआ है, उसने नया कुछ नहीं सीखा। हमारा सिस्टम और सरकार एक तरफ तो बात करता है हिंदी को प्रमोट करने की, लेकिन इसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं कर रहे। एक बच्चा जिसके लिए पहला स्कूल उसका घर होता है, उसकी पहली लैंग्वेज वही होती है जो उसके घर में बोली जाती है। और अब उस बच्चे ने सेब, केला, पानी, दूध ये सब बड़ी मुश्किल से सीखा था, और जब वो स्कूल जाता है 3-4 साल की उम्र में तो पहले ही दिन उस पर बादल फट जाता है। उसे पता चलता है कि जो अब तक वो खा रहा था वो सेब, केला नहीं, एप्पल और बनाना है। अब उस 3-4 साल के बच्चे को उसी टाइम से इंग्लिश और हिंदी दोनों में चीज़ें याद करने के लिए प्रेशर हो जाता है। अब वो याद करेगा या रट्टा लगाएगा, ये उसके घर और स्कूल के माहौल पर डिपेंड करता है। अगर बच्चों को इंग्लिश नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है उसे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लेकिन सिस्टम और माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जो इंग्लिश बोलेगा उसे ही ब्रिलियंट माना जाएगा। एक सवाल आप खुद से कीजिए और आपको जवाब भी खुद से ही मिल जाएगा कि MBBS की पढ़ाई जो डॉक्टर बनने के लिए की जाती है, वहाँ पर कौन बच्चा बढ़िया डॉक्टर बन सकता है? वो जिसे इंग्लिश अच्छे से आती है, या फिर वो जो मेडिकल टर्म्स को अच्छे से समझ सकता है और इंसान के शरीर के अंदर की जानकारी अच्छे से रख सकता है? किसे आप बढ़िया डॉक्टर मानोगे? इसलिए सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि बच्चे को छूट दी जाए कि वो MBBS किस भाषा में पढ़ना चाहता है, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर जिनको भाषाओं का दर्जा प्राप्त है जैसे बांग्ला होगी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी जो भी हैं। अब कई लोग ये ना बोलने लग जाएं कि हरियाणा से हैं तो हरियाणवी में होना चाहिए। हमारी भाषा हरियाणा में हिंदी ही भाषा है, हरियाणवी सिर्फ एक बोली है। तो यहाँ पर जिक्र मैं सिर्फ भाषाओं का कर रहा हूँ कि सिर्फ उन भाषाओं में पढ़ने की छूट दी जाए, तब आप देखो कितने बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर निकलते हैं। हमारे देश में ग्रेजुएशन करने के बाद कितने बच्चे जॉब कर रहे हैं, कितने बच्चों को नौकरी मिल गई, ये अपने आसपास आप देख सकते हैं। अगर उनका ग्रेजुएशन में मन नहीं था, लेकिन तो भी सोसाइटी के दबाव में, घर वालों के दबाव में कि कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अगर 12th के बाद यही टाइम कोई स्किल सीखने में लगाया होता तो आज वो जॉब के लिए नहीं घूम रहे होते, किसी और को भी जॉब दे रहे होते। अपने यहाँ पर एजुकेशन एक बिजनेस है, जब तक ये बिजनेस रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितने ही सांसद और विधायकों के स्कूल होते हैं, वो कोई टीचर्स थोड़ी ना है, उन्हें कुछ पढ़ाना थोड़ी ना आता है, वो तो बस इन्वेस्टर हैं जिससे उनका ब्लैक का पैसा वाइट हो जाता है और जो उनके पार्टनर हैं उनको बैकअप मिल जाता है।
सबसे पहले तो ये रूल बनाना चाहिए कि जिसका स्कूल होगा उसे खुद किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स हो, बच्चों को पढ़ाने में कैपेबल हो। सरकार बस स्कूलों की मान्यता है या नहीं इसका झंडा उठाए घूम रही है। ये नहीं देखती कि किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और किस स्कूल में व्यापार हो रहा है। अगर मान्यता चेक करने से आधा जोर भी ये चेक करने में लगा दें कि बच्चों ने क्या सीखा तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो लोग रूल्स बनाते हैं यानी सिस्टम बनाते हैं उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके घर पर कोई वोट मांगने आता है तब ये मुद्दे उठाओ, जात पात की जगह ये मुद्दे होने चाहिए। अगर नहीं बोल सकते तो भुगतो और बने रहो आज़ादी के बाद भी गुलाम। और स्कूलों से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई ही कराई जाए। आप खुद सोचो, प्राइमरी विंग के बच्चे जिनको बोल दिया जाता है कि आज से 7 दिन बाद आपका फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, वो उस फंक्शन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। बेशक वो 7 दिन के बाद हो, उनकी 7 दिन की पढ़ाई तो गई कि उनका माइंडसेट उसी चीज़ पे चलता रहता है। और इनके जो बैग हैं वो इतने हैवी हैं कि बड़े बिना उठा सकें। इतना प्रेशर बच्चों पर, कमाल की बात है। आजकल हर घर में देखने को मिल रहा है कि बच्चों को सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठा दिया जाता है और स्कूल के लिए रेडी किया जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। बच्चों को पहले ये तो जानने दो कि भाई वो सपने में है या फिर सच में उठ गए हैं। ये प्रेशर लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाता है। मुझे तो आज तक ये लगता है उठते कि मैं तो लेट हो गया हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस इंसान से कि जो ये वीडियो देख रहा है इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी स्कूल या सरकार तक ये मैसेज पहुँचे। हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब एक टीचर्स को पढ़ाने के लिए आज़ादी दी जाए, न कि सिलेबस पूरा करने का प्रेशर उस पर थोपा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।